Hello friends, this is Karthik Bhardwaj. Now we are going through the digital electronics. Now we are going to teach today. We are going to learn today prime implicants and hazards. दोस्तों आज हम अपने 7th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और आज हम प्राइम implicants और hazards के बारे में पढ़ने वाले हैं. After that, our first 3 units will be completed. वन इज नंबर सिस्टम, अनदर इज बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स. इसके बाद हमारी खत्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम कॉम्बिनेशन से शुरुआत करेंगे दोस्तों. तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूं कि दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन. आपको इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैप के थ्रू सॉल्व करके पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर उसके बाद फिर इसका फाइनल एक्सप्रेशन आप मुझे बता दीजिए, निकाल के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. प्लीज डू इट नाउ, कम ऑन, do it now, pause the video and solve that K map and after that write it in comments. Okay, क्या है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं दोस्तों. तो सबसे पहले हमने बताई थी, जब हम लोग अपनी पुरानी यूनिट्स के थ्रू जा रहे थे तो हमें पता थी कि जब हम कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हम रिडंडेंट ग्रुप को हटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा की चीज़ें, बेकार की चीज़ें उसमें से निकाल देते हैं. उसके पीछे ये होता है गेट्स बढ़ जाते हैं और आपका जो है पावर ऑफ डिफरेंशिएशन बढ़ जाता है. उसमें ट्रांजिस्टर से इंप्लीमेंट करते हैं इनको, और सीधी सी बात है फिर जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना होता है. दैट इज व्हाई वी जस्ट वांट टू रिड्यूस द रिडंडेंसी. हम रिडंडेंसी रिड्यूस करेंगे क्योंकि रिडंडेंसी क्या करती है, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देती है. तो दोस्तों हमने इसके लिए कई टेक्निक सीखी थी. सबसे पहले हमने वही बूलियन अलजेब्रा के कुछ आइडेंटिटीज वगैरह यूज की, लॉजिक गेट्स का मिनिमाइजेशन करना सीखा और एक के मैप सीखा था. तो के मैप में मान के चला था कि आप लोगों को जो है के मैप में उसमें मिड टर्म्स मैक्स टर्म वाले फंक्शन डालने आते होंगे और उनसे आप सीधा फंक्शन निकाल लेंगे दोस्तों. तो थोड़ा सा एक उसका रिवीजन कर देते हैं दोस्तों. अगर मैं एक पेयर बनाता हूं दोस्तों, पेयर मतलब दो का वो बनाता हूं उसके अंदर की मैप के अंदर, तो मेरी जो वेरिएबल जो है एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा, है ना. मान लो 4 वेरिएबल का के मैप है, उसमें से मैं जो है 3 एक पेयर बनाता हूं, तो जो उस पेयर का जो मिड टर्म निकल के आएगी वो 3 वेरिएबल में निकल के आएगी. ऐसे ही दोस्तों क्वाड होता है, क्वाड 4 में होता है, 8 में होता है. मतलब 8 का मैं अगर वो ऑक्ट बनाता हूं तो उसके अंदर से जो वेरिएबल होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 कम हो जाएंगे, है ना दोस्तों. 3 वेरिएबल उसके अंदर कम हो जाएंगे. मान लो 4 वेरिएबल का मैंने के मैप बनाया, तो मैंने उसमें के मैप के अंदर 8 एक ऑक्ट चूज कर लिया. तो दोस्तों ये जो ऑक्ट होगा ना वो 3 वेरिएबल आपके कम कर देगा, यानी जो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन में आएगा वो एक ही आएगा, 4 - 3 1 आएगा. ठीक है, तो ये रहेगा. जैसे मान लो मैंने मान लो मैंने लिया दोस्तों 32, मतलब 5 वेरिएबल के मैप है, मैंने उसके अंदर 32 ब्लॉक्स है, उसके अंदर एक 16 का वो बना दिया, मतलब ग्रुपिंग 16 की कर दी. तो उसके अंदर जो 16 है तो उसमें क्या है, जो फाइनल 5 वेरिएबल के मैप है, जो उसके अंदर से 16 करूंगा तो ये 16 वाला क्या है, 4 वेरिएबल उसमें से गायब कर देगा, यानी n वेरिएबल उसके अंदर रिड्यूस कर देगा दोस्तों. तो n वेरिएबल रिड्यूस कर देगा तो कितने बचे मेरे पास, एक वेरिएबल आएगा. फिर आंसर 5 - 4 = 1 आएगा दोस्तों. कहने का मतलब है जैसे जैसे हम पेयरिंग या क्वेड या ऑक्ट बढ़ाते चले जाते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ लिटरल्स, मतलब उसके अंदर वेरिएबल कितने हैं वो रिड्यूस करता हुआ चला जाता है दोस्तों. अब दोस्तों मैंने एक सिंपल सा एक के मैप दिया है, आप इस के मैप को देखिए दोस्तों. ये मेरा एक के मैप है. तो इस के मैप के अंदर आप मैंने क्या किया है कि ये जो है, ये मैंने ये 3 टर्म्स ले लिए. दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 7 एंड दिस इज 6, है ना. तो क्या किया दोस्तों, आपको पहले मैंने इसको पेयरिंग करने के लिए बोलूंगा. आपने क्या किया, सीधा सीधा गए इसकी पेयरिंग कर दी, इसकी पेयरिंग कर दी, है ना. अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर हम इसकी भी तो पेयरिंग कर सकते हैं, है ना. कुछ लोगों के लिए दिमाग में ये आ सकता है कि इसकी पेयरिंग क्यों नहीं कर सकते, हम इनकी की तो पेयरिंग कर सकते हैं. दोस्तों इसे कर सकते हो, इसी तो बोलते हैं रिडंडेंसी. मतलब कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा होता है दोस्तों. देखो रिडंडेंसी मैंने बताया कि रिडंडेंसी बढ़ाने से कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, और दोनों चीजों को ही हम बचना चाहते हैं. बीइंग इंजीनियर हमारा काम है कॉस्ट को रिड्यूस करना और किसी भी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना. चीजों को आसान से आसान, सस्ते से सस्ते तरीके से इंप्लीमेंट करनी होती है. दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ द इंजीनियरिंग, है ना. तो वो करना है अब हमें इसको, तो रिडंडेंसी, लेकिन इसका फायदा भी हो जाता है दोस्तों. साइड में एक हैजर्ड नाम की प्रॉब्लम होती है, भी बताऊंगा गेट्स के अंदर हैजर्ड की. तो वो हैजर्ड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है दोस्तों.
चलिए अब पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। इम्प्लीकेंट्स, इम्प्लीकेंट्स क्या होता है कि मतलब इसके अंदर ये जो है तीन वेरिएबल की मैप है, तो इसके अंदर मैक्सिमम मिड टर्म कितने हो सकते हैं, 2 यानी 8 हो सकते हैं। 1 2 3 4 6 7 8, इस तरह 8 हो सकते हैं दोस्तों, है ना। 8 मिड टर्म्स हो सकते हैं। तो उसके अंदर जो मैंने फंक्शन दिया है उसके अंदर कितने वन है, मतलब कितने वन लिए हैं, जैसे 1 2 3 4, तो उन्हें बोलते हैं इम्प्लीकेंट्स। तो इसमें इम्प्लीकेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब सवाल उठता है व्हाट इज प्राइम इम्प्लीकेंट्स, है ना। प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है मेरे दोस्तों, तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है कि इसके अंदर कितने आप पेयर बना, सबसे पहले तो प्रायोरिटी हमारी ऑक्ट की रहती है ना, फिर उसके बाद स्क्वायर्ड आते हैं और फिर हमारा पेयर अप आता है। तो इसके अंदर कितने आप पेयर बना सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, इसके कितने पेयर बना सकते हो। तो दोस्तों मैं देखो एक ये बना सकता हूं और एक ये बना सकता हूं। रिडंडेंसी वाले मैं नहीं यूज कर रहा हूं, है ना, रिडंडेंसी नहीं यूज करनी है। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 मेरे पास इम्प्लीकेंट्स हैं, और प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हैं जो जरूरी हैं, वो है मेरे पास 2, 1 2, ठीक है दोस्तों। तो चलो मैं बात करते हैं कि किसी भी उसके अंदर के मैप के अंदर मैक्सिमम कितने प्राइम इम्प्लीकेंट हो सकते हैं, है ना। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला बताने से पहले मैं इसे एक बार तुम्हें एक प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मान लो 2 वेरिएबल के मैप है, तो दिस इज सिंपली एक्सोरिंग, है ना। तो मैक्सिमम में क्या है, यहाँ पर पेयरिंग का तो सवाल है ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपल 1 1 कर लिए मैंने। तो यहाँ पर कितने हुए, यहाँ पर ये 2 वो है प्राइम इम्प्लीकेंट्स, है ना, एक ये, मतलब मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। आप बोलोगे सर मैं तो यहाँ भी रखूंगा एक 1, है ना, यहाँ भी रखूंगा। तो दोस्तों पेयरिंग तो आप 2 ही कर पाओगे ना मैक्सिमम। यहाँ पर देखो कितने हैं ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपके, कितने हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये अगर मेरे चारों हो जाएंगे तो मैं पहले क्वाड बना दूंगा, और जैसे मैं क्वाड बना दूंगा इसका आंसर 1 हो जाएगा इसके मैप का, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं ये कहने का मतलब ये है मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं यहाँ पर 2, है ना। दिस इज कुछ नहीं है, सिंपली एक्सोर है, एक्सनोर ले लो कोई सा भी जो आपकी मर्जी हो। तो 2 है मेरे पास, 2 हो सकते हैं। फिर ऐसे ही करके अगर मैं 3 वेरिएबल के मैप है तो मैक्सिमम मेरे 4 हो सकते हैं, 1 2 3 4। ऐसे मेरा अगर 4 वेरिएबल के मैप है तो मेरे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्सोरिंग है सिंपल। तो अब क्या है दोस्तों, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई में देखूं, यहाँ पर देखो इसमें मेरे कितने मैक्सिमम प्राइम इम्प्लीकेंट्स आते हैं, ये 2 आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं, इसमें 8 आ रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2:2 या 4 को लिख सकता हूँ 2:3 - 1। ये क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, ये वाली चीज कितने वेरिएबल है, -1 परमानेंट है यहाँ पर। तो याद रखना किसी भी उसके अंदर के मैप के अंदर जो है मैक्सिमम प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढ सकते हैं 2n-1, वेयर n इज द वेरिएबल। क्या है, यहां पर ये वेरिएबल है ना। और उसके बाद जो है प्राइम इम्प्लीकेंट्स को तोड़ते हैं हम लोग 2 में, एक तो सेलेक्टिव प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में, दूसरा सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स के अंदर, इन 2 में तोड़ते हैं हम इनको, ठीक है दोस्तों। अब मैंने एक एग्जांपल इसका लिया है दोस्तों। तो ये देखो ये मेरा एक के मैप है, इसके अंदर मैंने ये टर्मिनोलॉजी यूज कर ली, ये और ये दोस्तों। अब मैं आपसे बोलूंगा पेयरिंग करना शुरू करो, तो देखो आपको इसके साथ तो ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये भी करना पड़ेगा। इसके साथ इसकी आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी करना पड़ेगा। अब ये वाला जो मेरा 1 है, ये वाला जो मेरा 1 है, इसके साथ आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो आप ये वाला कर लीजिए, या फिर ये इसके साथ ये वाला कर लीजिए। ये 2 ऑप्शन आपके पास बनते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला कर लीजिएगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास बनते हैं इस वाले के साथ। तो आपके पास इम्प्लीकेंट्स कितने होंगे इसमें, देखो 1 2 और ये तीसरा, चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, 3 आप पेयर्ड अप कर सकते हो। तो इम्प्लीकेंट्स आपके हो गए 3। लेकिन इसमें दोस्तों अंतर आएगा कि एसेंशियल कौन से, देखो ये तो आपको करना ही करना है ना। एसेंशियल मतलब जो आपको उसके कोई ऑल्टरनेट नहीं है आपके पास, है ना। और एक क्या है, इसके पास जिसके पास ऑल्टरनेट होता है उसे बोलते हैं सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे इम्प्लीकेंट्स 3 है, जिनमें 2 तो एसेंशियल है और 1 सेलेक्टिव है। यानी एक जो है वो किधर से भी पेयर बना सकता है, उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। 2 तो एक ही तरीका है करने का, 2 को तो दिस इज द आंसर ऑफ प्राइम, मतलब दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक द प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने कोशिश की है आपको कि ये कंसेप्ट इजी वे में जितना अच्छे तरीके से समझा सकूं समझाने की। होप आप लोगों को समझ आया, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको एक फंक्शन दिया था बनाने के लिए ये वाला, तो होप आप लोगों ने बना लिया होगा। तो जब मैंने क्या किया, इसको जब मैंने इसका के मैप में बनाया तो ये इस तरह का आया। यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया। जब मैं इसका के मैप जनरेट कर रहा था दोस्तों,
तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने के मैप अच्छे से आता होगा वो जानते होंगे कि हमारी जो प्रायोरिटी रहती है पहले ऑक्ट की रहती है, फिर क्वाड की, फिर यानी बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, शुरू में मैंने ये हल्का सा ये जो क्वाड है ना ये जनरेट कर दिया यहाँ पे क्वाड, मतलब मैंने पहले क्या किया, ये क्वाड वाला बना दिया यहाँ पर दोस्तों। अब क्या हुआ, जब मैं इसकी फिर उसके बाद मैंने पेयरिंग पे ध्यान देना शुरू किया, ये मेरे पेयर्ड अप हो गए। अब जब मेरा ये पेयर्ड अप हो गए तो ये मेरे पेयर्ड अप हो गए, ये मेरा पेयर्ड अप हो गए। लेकिन मैंने नोटिस किया दोस्तों, गौर से जब मैंने इसको देखा तो मैंने पाया इस क्वाड का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, इसकी मेरी क्वाड की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड के जो सारे हैं वो पेयर्ड में आ रहे हैं, है ना। क्वाड में ये मेरे लिए रिडंडेंट टर्म बन गई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, एक भी टर्म ऐसी नहीं है जो इसी का पार्ट हो खाली। तो ये क्वाड का यहाँ पर इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है भाई इनमें से किसी और को तो छोड़ ही नहीं सकते, दीज आर द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। गॉट इट दोस्तों। तो ये चार इसके अंदर इम्प्लीकेंट्स चार ही हैं, चारों के चारों प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं दोस्तों, है ना। तो याद रखना जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होता है उनकी प्रायोरिटी ऊपर होती है ग्रुप साइज के। जनरली जब हम के मैप बनाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो है क्वाड को पहले हम जितने बड़ी ग्रुपिंग होती है उसको प्रायोरिटी देते हैं, बाद में छोटी पे आते हैं। लेकिन अगर प्राइम इम्प्लीकेंट्स इस तरह पड़ रहे हैं कि आपको क्वाड गायब हो रहा है, इसमें क्वाड का रोल खत्म हो रहा है, तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे, यानी इसको रिडंडेंट मान के साफ कर देंगे, हटा देंगे। और जब इनको चार पेयर को मानोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके आपने जो आंसर लिखा था क्या वो उससे मैच कर रहा है दोस्तों, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आपको ये पता चल गया होगा मैंने आपसे ये क्वेश्चन पहले क्यों कराया है, कि आपको ये चीज बतानी थी। दिस इज द पार्ट ऑफ योर स्टैंडर्ड बुक, दिस इज वन क्वेश्चन वेरी वंडरफुल कंसेप्ट इन दैट, है ना। तो this is all about prime implicants. Well, we are now moving towards the hazards. सर्किट्स के अंदर हम hazards को देखते हैं दोस्तों। तो hazards क्या है दोस्तों, क्या है कि जब हम इस किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी मान लो सिग्नल देते हैं, दिस इज माई और गेट, और मैं इसके अंदर से कोई इनपुट दे रहा हूं, तो दोस्तों कुछ ना कुछ उसका डिले होता है। तो उस डिले की वजह से क्या है, जो आपका आउटपुट तुरंत मिल जाना चाहिए। हम मान के चलते हैं कि जैसे ही आपने इनपुट दिया एज सच आपको आउटपुट मिल जाए तुरंत, तो एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन होता क्या है, कुछ प्रैक्टिकल डिलेज होते हैं, उसकी वजह से हमें तुरंत नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों करते क्या है हम लोग यहाँ पर उसकी वजह से ना हैजर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर मेरा एक और गेट था, यहाँ पे मैंने इसके पीछे नॉट गेट लगाया है, ये मैंने एक इनपुट दिया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से तो एक्स जाएगा, यहाँ से जो भी एक्स है उसका इनपुट आएगा। मान लो ये जो नॉट गेट है, अगर इसके अंदर कोई डिले नहीं है तो बिल्कुल एट ए टाइम 1 देना शुरू करेगा। इनपुट जैसे ही आप x 1 0 दोगे यहाँ पर, तो ये एट ए टाइम आपको आउटपुट 1 देना शुरू कर देगा। यहाँ भी 0 जा रहा है, यहाँ से 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 = 1। तो आपने जैसे इनपुट 0 दिया ऐसे आपको आउटपुट मिलना है बिना किसी डिले के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप गौर से देखो, यहाँ पर अगर आपको 1 नैनो सेकंड का नॉट गेट डिले दे रहा है, तो मान लो इनपुट आपने x 0 दे दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, ये जो आपके बाद जो है ये जो नॉट गेट है वो तो इनपुट आपका आउटपुट जो है उसके बाद ही देगा ना, 1 नैनो सेकंड के डिले के बाद ही आपको 1 करना शुरू करेगा। तो अब उसके बाद जब ये आउटपुट आएगा तो 1 नैनो सेकंड तक वो 0 ही रहेगा। मान लो पहले 0 था तो आउटपुट 0 ही रहेगा, है ना। तब उसके बाद ये 1 बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड हैजर्ड्स। मतलब आपका क्या है, जो आउटपुट है आपको 1 चाहिए था एट ए टाइम, और उसमें कहीं से 0 इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये जो 0 है, ये जो चीज है 0 है, लो इनपुट आ रहा है कुछ टाइम के लिए, दिस इज कॉल्ड हैजर्ड दोस्तों, है ना। तो हम अब समझ में आ गया होगा आई होप कि हैजर्ड होते क्या है। अब चलो एक बार इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। इस पे दोस्तों इतना ज्यादा पैनिक मत करना, इट इज फॉर कंसेप्ट ओनली पर्पज। बस उसमें एक आध दो बार उसमें आया है ईएस में, अदरवाइज मैंने इसको कहीं नहीं देखा। हाल फिलहाल के एग्जाम्स में नहीं आया है, फिर भी कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। वेल, दिस इज स्टैटिक, है ना दोस्तों, ये स्टैटिक है। दिस इज माय डायनामिक एंड दिस इज माय एसेंशियल हैजर्ड्स, है ना। जो स्टैटिक हैजर्ड्स होते हैं, मतलब मान के चलो कि आउटपुट आपका 1 रहना चाहिए था, तो उसमें कहीं से 0 इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब इसे बोलते हैं स्टैटिक 0। मतलब आपका आंसर 0 रहना चाहिए था और उसके अंदर बीच में 1 इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक 0 हैजर्ड, है ना। तो ऐसे ही आपका आउटपुट 1 रहना चाहिए था, जैसे इसमें आउटपुट मेरा 1 रहना चाहिए था, 0 इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक 1 हैजर्ड, है ना, स्टैटिक 1 हैजर्ड। तो
दिस इज मेरा आउटपुट 1 रहना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पे बीच में क्या हो गया, 0 इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब सर्किट में जो भी डिले विले आए हैं उसकी वजह से, तो उसकी वजह से। तो इसे बोलते हैं, जो स्टैटिक हैजर्ड्स आते हैं वो 2 लेवल सर्किट्स में आते हैं, मतलब ये 2 लेवल सर्किट मान लो, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है ना, जैसे ए बी प्लस सी डी है ना, तो ए बी सी डी एक लेवल ये हो गया गेट का, दोनों की एंडिंग, और अगला जब इनकी ओरिंग करेंगे तो दूसरा जो है ओरिंग के टाइम पे, है ना। हाँ, ए बी सी डी बना सकते हो ना आप ऐसे करके, ये इतना अच्छा मेरे से हो नहीं पाएगा। ये मान लो ए बी गया इसके अंदर इनपुट, और ये मेरा एंड गेट है ना, और ये इतना अच्छा माउस से हो नहीं पाता है। वेल दिस इज ए बी सी डी है ना, ये एंड गेट है दोस्तों, है ना, और इसको मैंने क्या करा है, प्लस ए बी प्लस सी डी का ये मेरा फंक्शन बन जाएगा। यहाँ मैं ओरिंग कर रहा हूँ दोस्तों, है ना, मेरी ओरिंग हो गई है, टूटा फूटा बना है पर देख लो दोस्तों, ये मेरा क्या है, ये मेरे एंड गेट्स है, ये मेरी ओरिंग है, तो ये मेरा 2 लेवल सर्किट हो गया दोस्तों। तो ये 2 लेवल सर्किट में आते हैं स्टैटिक हैजर्ड, है ना। लेकिन जो बहुत सारे उसके अंदर मतलब मल्टी लेवल सर्किट है, तो उसके अंदर डायनेमिक आता है, यानी 0 1 0 1 0 1 1 0, मतलब 2 3 या 3 से ज्यादा बार आ रहा है कि उसके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं डिले की वजह से आउटपुट के अंदर, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल सर्किट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डायनेमिक हैजर्ड। ये दोनों जो है स्टैटिक और डायनेमिक कॉम्बिनेशन सर्किट्स के अंदर पाए जाते हैं, जबकि एसेंशियल जो है वो असिंक्रोनस सर्किट के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों, है ना। सिंक्रोनस सर्किट अभी हम पढ़ेंगे, जो सिंक्रोनस सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के अंडर में। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, दिस इज स्टैटिक जीरो हैजर्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये और एंड में आता है, और एंड सर्किट समझते हो ना, ये मतलब पोस्ट की फॉर्म में होते हैं, नेटवर्क उनमें आता है जनरली, है ना। तो उसके बाद ये एंड और सर्किट में इंट्रोड्यूस होता है, जैसे ये वाला था मेरा एंड और सर्किट है, तो इसमें स्टैटिक 1 हैजर्ड मेरा इंट्रोड्यूस होता है, यानी सॉफ्ट फॉर्म में। हाँ, सॉफ्ट फॉर्म तुम्हें पता ही है, नैंड से इंप्लीमेंट की जाती है, पोस्ट फॉर्म नॉर से इंप्लीमेंट की जाती है, और हैजर्ड हटाने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा मैं रिडंडेंट टर्म्स करूं। तो दोस्तों दीज आर द बेसिक ऑफ द प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड द हैजर्ड। मोस्ट प्रोबेबली आपको मैंने जितनी सिंपल वे में जितनी अच्छी से अच्छी चीज बताने की सकता था वो मैंने बताई आप लोगों को। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। वेल जो लोगों ने अभी तक जो भी लोग कॉपरेट कर रहे हैं और वो मेरे लेक्चर्स कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो दोस्तों आज एक काम कीजिएगा कि आप लिख दीजिएगा कि मतलब अपना नाम लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा सर आई हैव डन दीज लेक्चर्स, मतलब आई हैव दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 लेक्चर्स। तो एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं साथ में। अगर मुझे ये पता रहेगा हम लोग कितने लोग साथ में कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम आगे मैं और चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। हमारे पास कम्युनिटी कितनी है ये पता चल जाएगा। तो प्लीज इफ यू आर टेकिंग दिस लेक्चर सिंपली राइट डाउन योर नेम इन द कमेंट सेशन, और सर यस आई एम टेकिंग योर ऑल क्लासेस, जो भी आपको लिखना लिखिए, एटलीस्ट आई जस्ट नो कि हम लोगों ने कितना कर लिया है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां तक जो है इतना नहीं आता है अभी तक, जो अब शुरू होने वाला है, एक सीरियस टूर शुरू होने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। और दोस्तों अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे फेसबुक के भी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, प्ले विद इलेक्ट्रॉनिक्स करके नाम है उसका, प्ले विद इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च मारिएगा, फेसबुक ग्रुप है, तो उसमें आपको मजा आएगा। प्ले विद इलेक्ट्रॉनिक्स को डाउट शेयरिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें नंबर वगैरह मैंने सब डाल दिया है। थैंक यू सो मच, दिस इज कार्तिक भारद्वाज। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, चीजें अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।